हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मेटलर्जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, मेन एडवांस कुछ भी हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं इसकी बहुत अच्छी होती हैं। क्वेश्चन आते ही हैं और क्वेश्चन क्यों ना आए, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ही इतना ज़्यादा है। क्योंकि जब आप मेटलर्जी की बात करते हो, बिना मेटलर्जी के आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, एक तरीके से अच्छे तरीके से लाइफ जी नहीं पाओगे। आपके आमने सामने आप अपने घर में ही खुद देख लो, इतने मेटेलिक मटेरियल आप यूज़ करते हो कि बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप घर में विंडो ले लो, दरवाजे में बहुत सारे चीज़ लगे हुए होते हैं मेटल के, आयरन ले लो, यूटेंसिल्स ले लो, आप जितने भी सारे सामान ले, तो इवन मैं घर की ही बात बता रहा हूँ। अभी इतने सारे आपके चारों ओर अभी देखिए कितने सारे मेटल्स के मटेरियल बने हुए हैं। इसीलिए मेटलर्जी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप जब डिग्री लेने जाएंगे बीटेक की, तो वहाँ पे भी मेटलर्जी एक ब्रांच होती है। 4 साल में इंजीनियरिंग कराई जाती है मेटलर्जी में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है आपको, पूरी इंडस्ट्री के बारे में, एक एक उसके जो मशीन है उसके डायमेंशंस वगैरह के बारे में सब चीज़ पढ़ना होता है डिटेल में आपको। बट यहाँ पे जितना जेई के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, एनसीईआरटी में जितना है, उसको हम कवर करेंगे, राइट। और जो भी प्रिंसिपल है, जो भी फिनोमिना है, कैसे आखिर इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस होता है, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ मेटलर्जी, पहले तो हम यही समझ लेते हैं। सो मेटलर्जी नथिंग बट हम कहते हैं सिंपली कि प्योर मेटल हमें चाहिए। प्योर मेटल बनाने में जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, उसे ही हम मेटलर्जी कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स बाई प्रॉफिटेबल मीन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिटेबल मीन्स कहने का मतलब है आप मेटलर्जी तो कर रहे हो, आप एक्सट्रैक्शन तो कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं कर रहे हो कहीं कि कोई आयरन की एक्सट्रैक्शन करनी हो, पता चले कि मैं आयरन खरीदने जाऊं तो बहुत महंगा पड़ रहा है। यानी कि आपको एक्सट्रैक्शन ऐसा करना है जो कि सस्ता पड़े लोगों के लिए, है ना। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सस्ता, तभी तो पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे सस्ता। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आप ऐसे प्रोसेस के लिए यूज़ कीजिए, ऐसे प्रोसेस को सेलेक्ट कीजिए ताकि उसकी मेटलर्जी बड़े आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके, राइट। यानी कि बहुत सारे मेटल्स का बहुत तरीके से हम मेटलर्जी कर सकते हैं, राइट। बट हमें ये जानना है कि कौन से मेटल के लिए कौन सा पाथ परफेक्ट है, कौन सा पाथ उसके लिए सूटेबल है, कौन सा पाथ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। यही चीज़ अपने को देखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेटलर्जी हम सिंपली उसी को कहेंगे कि प्योर मेटल पाने में जितनी भी प्रोसेसेस आती हैं, वो सारे प्रोसेस मेटलर्जी कहलाती हैं, है ना। मेटलर्जी इट इज़ द प्रोसेस, राइट, एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, माइंस। देख रहे हो, माइंस से निकाले गए जो भी सामान है, जो मेटल जिससे एक्सट्रैक्ट करते हो, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल आप कहाँ से निकालते हो? माइंस के अंदर से निकालते हो। तो माइंस के अंदर से जो निकालते हो उसी को क्या कहते हैं? मिनरल्स, है ना। द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ मेटल, राइट। बहुत सारे मेटल्स के कंपाउंड जो हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हों, है ना, जो ऑब्टेन किए जाते हों माइनिंग के द्वारा। द वेरियस कंपाउंड ऑफ मेटल्स विच अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन बाय माइनिंग आर कॉल्ड व्हाट? मिनरल्स। सो मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, कुछ फोटोज दिखाता हूँ, सो दैट आपको फील हो सके कि आखिर मेटलर्जी होती कैसी है। अब देखिए, मिनरल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम ज़मीन के अंदर में, यानी कि अर्थ क्रस्ट की बात कर ले, राइट, अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ के अंदर में कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में है, उसकी एबंडेंस क्या है पृथ्वी के अंदर,
धरती के अंदर, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे मेटल्स, बहुत सारे मेटल कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, सिलिकेट के फॉर्म में होते हैं, किसी भी तरीके से वो मतलब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। फिर सिलिकॉन होता है, राइट, सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। सो दिस इज द ऑर्डर। 10 एलिमेंट का मैंने ऑर्डर दे दिया। तो क्या ये आपको याद करना है? बिल्कुल नहीं, ये आपको याद नहीं करना है। लेकिन आप ये देख लें कि जो मेटल जहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 ऑर्डर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पता होना चाहिए कि मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कौन ज़्यादा एबंडेंस है, क्योंकि हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, हमें मेटल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको, ताकि मेटलर्जी का फील आ सके आपको। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता है इधर से, आप यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको गौर से आप देखेंगे थोड़ा सा, तो चारों तरफ आपको रास्ता दिख रहा होगा, राइट। ये पाथ आपको दिख रहे हैं जहाँ पे गाड़ी इधर जा रही है। देखो ये छोटा सा गाड़ी इधर आ रही है, छोटा मेरे को दिख रहा है क्योंकि इतने यहाँ पे देखिए, ये गाड़ी में ये सारे के सारे मिनरल लेकर के जा रहे हैं, मतलब माइंस से खुदाई करके। देखो किस तरीके से खुदाई की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो माइंस से खुदाई करके ये मटेरियल फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है, राइट। इसी तरीके से कुछ और फोटोज़ हम देख सकते हैं कि अलग अलग माइंस किस तरीके से दिखता है। ऐसा माइंस आपको दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। अलग अलग मेटल के माइंस अलग अलग जगह होते हैं, उसका कलर भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से माइंस, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी हियर, है ना, एकदम दूसरे तरीके के माइंस है। ये अलग अलग मेटल का अलग अलग तरीके से माइंस आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो, खुदाई करते करते चारों तरफ से कितने सिस्टमेटिक वे में खुदाई करके वो अंदर तक पहुंचता है, राइट। तो इस तरीके से मिनरल्स को माइंस के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि उन सभी मटेरियल को कहाँ ले जाया जाता है? इंडस्ट्री में। और जब इंडस्ट्री में ले जाएंगे तो हम प्रोसेस जो पढ़ते हैं, जो प्रोसेस हम करते हैं, वो प्रोसेस को मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या आखिर हम प्रोसेस करते हैं जब इंडस्ट्री में हम इसको ले करके जाते हैं। इसी तरीके से जब हम मिनरल्स को थोड़ा सा आप कहें कि उसके मिट्टी वगैरह को हटा दें, तो आप देख सकते हो कि ओर्स के जैसा दिखने लग जाता है, राइट। ये चीज़ हम अभी डिटेल में थोड़ी देर बाद और देखेंगे। तो आइए इसको और बढ़ाते हैं कि ओर आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ ओर? सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ओर आखिर है क्या। तो ओर इज़ नथिंग बट द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजीली एंड प्रॉफिटेबली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रॉफिटेबली तो होना ही चाहिए। अब हम क्या बोले, मिनरल से, जो मिनरल अभी निकाले मिट्टी के साथ में, पूरा ट्रक में ट्रक भर के लेके गए, वही मिनरल था। उस मिनरल से अगर आपको मेटल मिलता है, मैं प्योर मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये मेटल मिलता है जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है। अभी ये पूरी तरीके से सिर्फ मिट्टी उसके हटाए गए हैं इस पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये हम मिनरल से मेटल को पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ओर। और वो प्रॉफिटेबल वे में होना चाहिए, यानी कि बेस्ट मेथड से उसको आप एक्सट्रैक्ट किए हुए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल। जितने भी ओर्स हैं वो सारे के सारे मिनरल्स होंगे, बट सारे के सारे मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। यानी कि मिनरल्स में तो बहुत सारे मिट्टियाँ लगी हुई होती हैं, जबकि ओर्स को तो हम देखते हैं इस तरीके से, जबकि मिनरल्स को हम किस तरीके से देखते हैं? देखो ऐसे ट्रक में ले जाते हैं इसको मिट्टी के साथ में, इस तरीके से, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल एंड ओर का रिलेशन ये है। अब देखिए, ओर्स की अगर हम बात करें तो ये ओर्स जो होते हैं वो 2 तरीके से धरती के अंदर मौजूद होते हैं। वो हो सकता है कंबाइंड स्टेट में हो। कंबाइंड स्टेट कहने का मतलब है कि धरती के अंदर में ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है वो, राइट। कार्बोनेट के ओर में हो सकता है, कार्बोनेट से कंबाइन होकर के वो हो सकता है, फॉस्फेट के साथ में कंबाइन होकर हो सकता है, हैलाइड के साथ में, सल्फाइड के साथ में। सो इन सभी के साथ में मिल करके कोई कंपाउंड, कुछ मेटल के साथ में ये लोग मिल करके उस फॉर्म में रहते हैं, यानी कि कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, उसे ही हम कंबाइन फॉर्म कहते हैं। और मैं अगर बताऊं इन जनरल अगर हम बात करें तो कंबाइंड स्टेट हम उसको भी कह सकते हैं
जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप जानते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे अगर, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन बीचों बीच में आता है, उसके ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मोर रिएक्टिव वाले मेटल हैं। और अगर जो मोर रिएक्टिव मेटल वाले होंगे वो सारे के सारे या तो ऑक्साइड के साथ में कंबाइन होंगे, या सल्फाइड के साथ में, कार्बोनेट के साथ में, या फॉस्फेट के साथ में, इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते। जबकि नेटिव ओर की अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उससे नीचे आने वाले मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। अब बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं जिसके कारण वो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कंपाउंड से ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं करता कंपाउंड, तो वो इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि फ्री स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, हालांकि आपको सिल्वर के कुछ अभी दिखाऊंगा कि ओर्स मिलते हैं, लेकिन नेटिव ओर्स इन्हें इन जनरल कह देते हैं हम। अब AgS हम देखेंगे सल्फाइड और इसका मिलता है कंबाइंड स्टेट में, बट ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूं इन जनरल, इसीलिए इसको नेटिव ओर्स में भी रखते हैं। आई थिंक आपको ओर्स एंड मिनरल्स के बारे में क्लैरिटी आ गया होगा। नेक्स्ट और आगे हम देखते हैं क्या है, तो हम अब एक एक करके सारे ओर्स के बारे में समझते हैं, और मैंने आपको बड़े सिस्टमेटिक वे में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके दे दिया है। जैसे देखिए आयरन है, कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन के बाद कॉपर, कॉपर, जिंक, इस तरीके से आप अल्फ़ाबेटिकली, मतलब क्या अल्फ़ाबेटिकली कहने का मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर वाइज मैंने इसको अरेंज करके दे दिया है। तो आप देखिए, आपको लग रहा है सल्फाइड ओर बनाना बड़ा आसान है, आप देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये है सल्फाइड S2-। अब देखिए यहाँ पे आयरन पाइराइड्स बनाना है, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी बस ये होगी कि नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और वो एक ही चीज़ से पॉसिबल है, जब आप इन नामों को लिख करके आप अपने स्टडी टेबल के फ्रंट में अगर आप चिपकाते हैं तो बड़े इजी तरीके से ये सब आपको याद हो जाएगा। बेहद इजी है, बस आपको एक बार गौर करके पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी। देखिए FeS2 बनेगा, यहाँ पे आप ले आओ इस तरीके से कि ये आयरन का पाइराइड्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर, देखो ये हो गया आयरन का पाइराइड्स, देखो S2 है आयरन पाइराइड्स। अब इसी आयरन पाइराइड्स को कॉपर के साथ में ले आए आप, तो क्या बोल दोगे, कॉपर पाइराइड्स। अब ये S जो था, दो बार जो S था यहाँ पे, एक बार एक कॉपर के साथ में है, एक आयरन के साथ में, तो मैंने इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, CuS है ना, उसको हम चाइल्को पाइराइट्स भी कहते हैं, कॉपर पाइराइट्स कहिए या चाइल्को पाइराइट्स कहिए, बात वही है। इसको दो तरीके से लिखने का तरीका कहीं कहीं भी आप किसी तरीके से मिल जाता है, आपको याद रखें इस चीज़ को। Cu2S कॉपर ग्लैंस, या आप चाइल्कोसाइट कह सकते हैं इसको, कॉपर ग्लैंस Cu2S। अब देखो इसी को मैंने यहाँ पे ले आया, यहाँ पे Ag2S के साथ में यहाँ पे सिल्वर ग्लैंस है और साथ में कॉपर लगा दिया यहाँ पे। तो ये बेहद आसान है, आप बस थोड़ा सा कोशिश करें खुद से, बड़े इजी तरीके से एक बार याद कर लोगे और टेबल के ऊपर चिपका लोगे ना, मतलब फ्रंट स्टडी टेबल के फ्रंट में, तो कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा चैलेंज है, आप आराम से इन सभी चीज़ को कीजिए। ZNS जिंक ब्लेंड वेरी इजी है ना, आप सल्फाइड है S2-, आप क्रिस क्रॉस करा के देख लो, सारे के सारे फार्मूला बड़े इजी तरीके से आप लिख पाते हो बेटा, बेहद इजी है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार जरूर याद करना पड़ेगा। Ag2S सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये सब जो जितने भी मैं नया इस तरीके से जो नाम दे रहा हूँ ना, इस तरीके से कहने का मतलब जो डिफरेंट थोड़ा सा नाम आपको लगता है, वो नाम जरूर याद होना चाहिए बेटा आपको। ये नाम ना अक्सर पूछ लेते हैं, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। सो प्लीज़ बी अलर्ट, यहाँ से अलर्ट रहना है आपको। क्वेश्चन 1 मार्क्स कहने का मतलब जितना भी एग्जाम जो भी होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं लगभग, अगर यहाँ से आना हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। HGS सिनेबार एंड PBS गैलेना, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है बेटा। तो यहाँ पे मैं 7 टाइप्स ऑफ ओर्स अभी आपको बताऊंगा, इतने ओर्स बता दूंगा कि इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा 11th एंड 12th में जितने भी ओर्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह कंबाइन करके रख दिया है, आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एकदम
मतलब समझिए फाइनल डेस्टिनेशन में हैं आप, इसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्साइड, आप ऑक्साइड और हम सबका ऑक्साइड और ले लेते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिर से एटॉमिक नंबर वाइज सबको अरेंज कर दिया है, आप आराम से यहाँ पे आपको याद करने में आसानी होगी। और ऑक्साइड क्या है, आराम से ऑक्साइड बना सकते हैं, O2 माइनस क्रिस क्रॉस कराते रहो, एल्यूमिनियम 3+ में होता है, ऑक्साइड 2- में क्रिस क्रॉस कराओ, बॉक्साइट मिल गया। बस नाम के साथ में रिलेट कर सको कि बॉक्साइट किस मेटल का यूज करके बनाया गया, बाकी ऑक्साइड बनाना डिफिकल्ट थोड़ी ना है। तो टाइटेनियम का ऑक्साइड यहाँ रूटाइल कहलाता है, मैंगनीज का ऑक्साइड यहाँ पायरोलूसाइड कहलाता है, आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे मैग्नेटाइट कहलाता है, यहाँ पे Fe3O4 है, देख सकते हो। इसको जब आप हीट करते हो ना, तो हीट करते हो तो बड़े आसानी से ये टूट जाता है, किसमें, FeO एंड किसमें, Fe2O3। इसीलिए आप देखोगे कि ये कभी भी जहाँ पे भी लिखा रहता है ना रोमन में, वहाँ पे लिखा रहता है 2 और 3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट साइमल्टेनियसली दिखा रहा होता है। तो इस तरीके से Fe2O3 यहाँ पे हेमेटाइट कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पे Fe2O3.3H2O लुमोनाइट, राइट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने में मतलब अजीब सा नाम, जितना जल्दी आपको लग जाए कि अजीब सा नाम है, भैया याद कर लो, कभी भी पूछा जा सकता है। ये सब देख सकते हो, ये सब सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो Cu2O क्यूप्राइट, जिसको रूबी कॉपर भी कहते हैं, ZnO जिंक्साइट एंड फिलोसफर वुल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जरूर याद हो जाने चाहिए आपको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SnO2 कैसेटेराइट, जिसको टिन स्टोन भी कहते हैं, दिस अभी तक हमने सल्फाइड और एंड ऑक्साइड और देखा है, राइट। नेक्स्ट और के तरफ हम चलते हैं, दैट इज कार्बोनेट और। सो कार्बोनेट और किसको कहते हैं, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो कार्बोनेट और यहाँ पे क्या होता है, CO3 2- दैट इज कार्बोनेट। अब चलिए मैग्नीशियम है Mg2+ में और CO3 2- क्रिस क्रॉस करा दीजिए। मेरे ख्याल से फॉर्मूला लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हो जाता है कि नाम के साथ में ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल है। जैसे इसमें तो पता चल गया मैग्नीशियम के यहाँ पे है, तो कार्बोनेट और में इन सभी मेटल्स का आप देखो सबको ही मैंने एटॉमिक नंबर वाइज ही अरेंज करके रख दिया है आपको, ठीक है। तो आसान हो जाएगा कार्बोनेट बनाना, बस थोड़ा सा नाम के साथ में आप लिख करके जरूर देखें। और इसको मैंने कहा ना, स्टडी टेबल के फ्रंट में एक बार याद करना पड़ेगा, फिर चिपका लें, फिर देखिए मजा, राइट। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा और है जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों मेटल हैं, तो ये डोलोमाइट है, इस तरीके से है ना। लाइमस्टोन CaCO3 FeCO3 सीडेराइट है ना। ये देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, E एंड F दोनों में कॉपर है, CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस। एक मेलेचाइट ग्रीन है और इसी को ट्वाइस कर दोगे तो ये एजुराइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ZnCO3 दैट इज कैलामाइन है ना, स्मिथोसाइनाइट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जो भी आपको थोड़ा सा नाम में लगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में यहाँ पे हो जाता है इंपॉर्टेंट। और जहाँ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं भैया, एग्जामिनर का नज़र वहीं जाता है, मतलब कुछ और लगने वाले चीज़ों में उसकी नज़र जाती है, तो आपकी भी नज़र वहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से देखें कि मान लो क्वेश्चन आप ही सेट कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो PbCO3 एंड सीरेसाइट, राइट, इस तरीके से आपने कार्बोनेट के ओर्स यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट आते हैं हम हेलाइड के ओर, देखते हैं हेलाइड का मतलब क्या हो गया, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड है ना, इसके साथ में कंबाइन होकर के जो ओर्स बनते हैं वो आपको हेलाइड ओर्स कहलाते हैं। हेलोजन मतलब हेलोजन से हेलाइड बना है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं, जैसे NaCl रॉक सॉल्ट है ना, AlF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल करके इसको यूज़ भी करेंगे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्रायोलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज़ करेंगे हम, आगे मेटलर्जी में भी यूज़ करेंगे, राइट, रिडक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट यहाँ देखिए CaF2 है ना, फ्लॉस्फर, फॉल्सफार ऐसे कह सकते हो, फॉल्सफार, एंड देन DKCl MgCl2.6H2O कार्नालाइट एंड देन AgCl हॉर्न सिल्वर। तो इस तरीके से आपने 4 टाइप के ओर्स अभी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो ओर आता है वो ये सल्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। तो इस तरीके के ओर यहाँ पे बड़ा आसान ओर है इसमें, ये ऑलरेडी S ब्लॉक जब आप पढ़ते हो क्लास 11th में तो ऑलरेडी यहाँ पे कवर होता है, ये इप्सम सॉल्ट या फिर आप कह लें इप्सोमाइट, ठीक है, इप्सोमाइट। एंड सिमिलरली आप इसे याद रख सकते हो यहाँ पे कि एलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एलम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे चल करके भी ये फार्मूला आपको मिलते हैं। देखो जिसका मल्टीपल यूज़ है ना
उसको भी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो ये एलम का यूज़ मल्टीपल टाइम्स होगा, देखना पूरे 11th-12th में बहुत बार आप पढ़ जाते हो, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है ना वो पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रेंड्स को समझा करो क्वेश्चन बैंक को देख करके। तो इस तरीके से यहाँ CaSO4.2H2O जिप्सम है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे बेटा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट को याद रख सकते हो। ट्रिक यहाँ पे नहीं बनाना, आप कोशिश करना डायरेक्ट याद करने की। ट्रिक बनाओगे उस तरीके से, देखो अपने जो भी कन्वीनियंट लगे आपको, लेकिन यहाँ से ट्रिक बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इस तरीके से आप चाहो तो मेटल वाइज बना सकते हो ट्रिक, जैसे आयरन का हो गया, या फिर मतलब जो भी कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, ऐसे करके जो मेटल वाइज है ना उस तरीके से ट्रिक बना सकते हो। जिंक का हो गया, कॉपर का हो गया, इस तरीके से मेटल वाइज बना सकते हो, बट इस तरीके से ट्रिक बनाना डिफिकल्ट है। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखें, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है ना। जो कि आपको नाइट्रेट जैसे NO3- है, यहाँ पे 2 ही हैं, तो ये सब तो बड़ा इजी याद हो जाता है। नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, PO4 3- रेडिकल से आप फार्मूला तो बड़े इजी तरीके से लिख लोगे, बस कॉमन नेम जो हो जाते हैं ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करना, और वही आपको याद करना है। और मैंने आपको तरीका बता दिया है, बार बार मैं कहूँगा नहीं इसमें। अब चलिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने ओर्स भी देख लिए। अब आपको मैं एक पूरा थीम बताता हूँ कि पूरे आखिर मेटलर्जी में हम क्या करने वाले हैं, पूरी मेटलर्जी में हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उस चीज़ को जानने के बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा कि आगे आपके मतलब दिमाग में ये चलेगा कि आगे होने क्या वाला है, राइट। जब तक पता नहीं होगा ना कि आगे क्या होने वाला है तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इस स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, इस फ्लो चार्ट से आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि पूरे मेटलर्जी में हमें क्या करना है। तो चलिए 1 by 1 हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले आपको किसी भी तरह का ओर्स लेना है। जितने भी ओर्स मैंने लिखाए हैं उसमें से कोई भी एक ओर्स को यहाँ पे आप लेते हो, ठीक है। और उसमें पहला प्रोसेस होता है कि आप इस ओर्स को, जैसे ओर्स यहाँ पे आप ढेर सारे ओर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे ओर्स में से कोई भी एक ओर्स आप लेंगे और इस ओर्स को, क्योंकि ये इम्प्योर है अभी तो इसको प्योर करना है, तो इम्प्योर है तो प्योर करेंगे कैसे, तो इसको सबसे पहले एक एक 1 by 1 प्रोसेस में हम मूव करेंगे। तो ओर्स को सबसे पहले बेटा आप क्रश कर देना, राइट, क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग कह सकते हो इसको, या ग्राइंड कर देना उसको, ग्राइंडिंग। सो क्रशिंग कह सकते हो, ग्राइंडिंग कह सकते हो, या फिर आप एक टर्म यूज करते हो दैट इज पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर कर देना, पाउडर्ड फॉर्म में कर देना, ताकि हम किसी भी मशीन से अगर पास करें तो मशीन को कंफर्टेबल हो, इजी हो मेटल को पास ऑन करने में, और उसको इजी से किसी भी शेप में मोल्ड करने में, राइट। आगे चल करके दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको यहाँ पे क्या किए, पाउडर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमारे कन्वीनियंट होंगे प्रोसेस आगे, इसीलिए। तो ये एक बार ओर को जब आपने क्रश या ग्राइंड या पल्वेराइज किया तो आपने पाउडर्ड ओर पा लिया है अभी। अब इस पाउडर्ड ओर को क्या करना है, आपको सबसे पहली बात कॉन्सेंट्रेशन मेथड अप्लाई करना है। कॉन्सेंट्रेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन मेथड अगर अप्लाई करोगे तब जाकर के आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मेथड में हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सर, तो मेथड आपको अप्लाई करना है सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन। मैं 1 by 1 सारे डील करूंगा एक एक करके, अभी आपको मैं थीम समझा रहा हूं कि पूरी चैप्टर में हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपको ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। सो ग्रेविटी सेपरेशन, एंड इसी के बाद हम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन से भी कर सकते हैं। सो फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। सो फ्रॉथ फ्लोटेशन, एंड इसी तरीके से एक और यहाँ पे है मैग्नेटिक सेपरेशन। सो ये तीनों मेथड जो है बेटा वो फिजिकल मेथड है। क्या है, फिजिकल मेथड है, यानी कि फिजिकली आप करते हो, है ना। और केमिकल मेथड एक होता है, दैट इज हम उस केमिकल मेथड को कहते हैं लीचिंग, LEACHING। सो ये हो गया बेटा क्या आपको लीचिंग है आपको केमिकल मेथड। क्या है,
केमिकल मेथड। सो इस तरीके से ये हम 4 मेथड पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन मेथड में, 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही इन 4 मेथड्स को अप्लाई कर दोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड और मिल जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों अप्लाई करने हैं, किसी भी एक को अप्लाई करना है, जो भी मेटल जिसके लिए सूटेबल होगा। जो मोस्ट सूटेबल मेथड मैंने कहा ना, क्योंकि प्रॉफिटेबल करना है बेटा, तो जो जिसके लिए मोस्ट सूटेबल है वही मेथड उसके लिए अप्लाई करना है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि आखिर कैसे मेटल्स के लिए, सल्फाइड ओर के लिए कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सूटेबल है ना, ऑक्साइड ओर के लिए कौन सा मेटल कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सूटेबल है। मैं ये सब कुछ बताऊंगा डिटेल में आपको, लेकिन फिलहाल अभी हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, तो आप इसे गौर से देखिए। एक बार मुझे कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर करने के बाद मैं मेटल ऑक्साइड बनाता हूँ उसको। क्यों मेटल ऑक्साइड बनाता हूँ? क्योंकि मेटल ऑक्साइड बनाने से क्या होता है कि ऑक्साइड से रिडक्शन करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। अगर एक बार ऑक्साइड बना दें तो उससे हम रिडक्शन कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से, अदर देन फॉस्फेट, कार्बोनेट। अगर उससे डायरेक्टली आप रिड्यूस करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करते हैं, और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिडक्शन करोगे तो बड़े आसानी से आपका प्रॉफिटेबल वे में रिडक्शन कर सकोगे। तो ये क्या कहलाता है? ये जो प्रोसेस है ये कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड वाला प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्या करते हो बेटा? कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड बनाते हो, ठीक है। 2 प्रोसेस होते हैं कि कैसे सर? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करके, यहाँ पे कैल्सिनेशन, राइट, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है कैल्सिनेशन, एंड रोस्टिंग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो रोस्टिंग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के मदद से हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया, तो मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद आप रिडक्शन प्रोसेस कर सकते हो। ये देखो मैंने एरो इधर ले गया है, तो ये आपको रिडक्शन प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ इन सभी में से, सारे प्रोसेस में से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिडक्शन प्रोसेस, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं भी यहीं पे होगी, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे डिफरेंट मेटल के थ्रू रिडक्शन कराते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन के थ्रू कराते हैं, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू कराते हैं, कभी एल्यूमिनियम के थ्रू कराते हैं, कभी बिना रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू ही रिडक्शन करवा लेते हैं, जिसे हम सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो बहुत सारे रिडक्शन के मेथड्स हैं। वो मेथड्स को 1 बाय 1 हम डिटेल में जाकर के रिडक्शन प्रोसेस में देखेंगे। और जब एक बार रिडक्शन प्रोसेस आपने कर लिया तो जो मेटल मिलता है उस मेटल को हम कहते हैं क्रूड मेटल। और क्रूड मेटल का मतलब होता है बेटा कच्चा मेटल, कच्चा मेटल, राइट। एकदम आप कच्चा मेटल में पहुंच चुके हो। अब एक प्रोसेस दूर है और उस प्रोसेस के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाता है बेटा। तो यहां पे आप क्या करोगे? इस क्रूड मेटल को रिफाइनिंग प्रोसेस से पास करना पड़ेगा। रिफाइनिंग प्रोसेस से आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि इस क्रूड मेटल में बहुत तरह के, यहां से जितने भी तरह के आए हैं, बहुत तरह के इम्प्यूरिटीज आपने हटा दिए हैं, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा। और रिफाइनिंग करने के बाद आपको जो यहाँ पे मिलता है ना, वो 98, 99, 99 पॉइंट समथिंग % वाला प्योरिटी वाला मेटल आपको यहाँ पे मिलता है आफ्टर रिफाइनिंग। और यहाँ पे जाकर के आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे लिक्वेशन पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, राइट। बहुत सारे प्रोसेस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जोन रिफाइनिंग पढ़ते हैं, बेसेमराइजेशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे मेथड्स हम यहाँ पे, यस, टोटल यहाँ पे 10 मेथड्स में पढ़ाऊंगा रिफाइनिंग के, और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अब आप सोचिए मेटलर्जी किसे कहते हैं। सो ये पहला लेक्चर सिर्फ मेटलर्जी के डेफिनेशन में चला गया कि यहाँ पे मेटलर्जी इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने पूरा किया है। सो मेटलर्जी इज द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल, दिस इज द प्योर मेटल, है ना। वी एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर ओर्स। So this is called metallurgy. So metallurgy is the process in which we extract the pure metal from their
ओर्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी प्रोसेस, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा एक बार आपको अगर दिमाग में सेट हो गया कि यही चीज़ चलता है, तो बस लास्ट में हम एक एक प्रोसेस पढ़ने के बाद, ये सारे प्रोसेस वन बाय वन पढ़ने के बाद हम इंडिविजुअल मेटलर्जी करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि आयरन लेंगे, और आयरन का हम बोलेंगे यहाँ पे ओर्स रखने के लिए, फिर उसके ओर्स का पाउडर्ड ओर बनाएंगे, फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओर बनाएंगे, फिर मेटल ऑक्साइड उसी का यानी कि Fe का ऑक्साइड बनाएंगे, फिर उसको रिडक्शन करेंगे, क्रूड मेटल एंड देन प्योर आयरन आपको जा करके यहाँ फाइनली मिलेगा। इसी तरीके से कॉपर का इंडिविजुअल मेटलर्जी करेंगे। इसी तरीके से जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है AG, AU, इन सभी का हम इंडिविजुअल मेटलर्जी एंड ऑफ द चैप्टर में करेंगे। पहले हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो फाइनली आप भी लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ओर के लिए कौन सा प्रोसेस सूटेबल है, फिर आप भी बना सकोगे। आप भी आराम से ये डायग्राम बना करके, ये डायग्राम कॉमन होगा इन सभी के इंडिविजुअल मेटलर्जी लिखने में, ये डायग्राम कॉमन होगा। बस आपको ये समझना है कि आयरन के लिए आखिर में ये तो कॉमन होगा सबके लिए, यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करें, इनमें से कौन सा मेथड आयरन के लिए अप्लाई होगा, ये आपको पढ़ाने के बाद समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला अप्लाई होगा, बहुत बढ़िया, फिर वो अप्लाई करोगे आप। फिर यहाँ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में पढ़ोगे कि कौन किसके लिए सूटेबल है, तो उसके लिए अप्लाई करोगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये वन बाई वन हम सबको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इंडिविजुअल मेटलर्जी एंड ऑफ द चैप्टर में हम करेंगे, राइट। सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।